गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों, उसकी शासन व्यवस्था तथा चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने गुप्त वंश की स्थापना अर्थात गुप्त वंश के प्रमुख स्थापक तथा वास्तविक संस्थापक, इसके अलावा गुप्तों की उत्पत्ति अर्थात गुप्त लोग किस जाति के थे, गुप्तों का मूल निवास स्थान तथा गुप्त वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम गुप्त वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रमुख उपलब्धियां और शासन प्रबंध की जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के ही पुत्र थे, जिन्होंने 375 से 414 ईस्वी तक शासन किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था और अपने भाइयों में सबसे अधिक योग्य भी था और प्रतिभाशाली भी। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। निसंदेह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान पिता का महान पुत्र था। शासन प्रबंध एवं युद्ध दोनों में ही उसकी जो ख्याति थी उसके पिता की ही भांति प्रसिद्ध है। वह एक महान विजेता, अतुल पराक्रमी और एक धर्मनिष्ठ राजा था। उसने अनेक उपाधियां धारण की थी और उसके विभिन्न सिक्कों पर उसे देवश्री, विक्रम, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, परम भागवत, सिंह चंद्र आदि उपाधियों से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विभूषित किया गया है। सांची अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त का जो दूसरा प्रिय नाम था वह देवराज था तथा वाकटक अभिलेख के अनुसार उसका जो एक अन्य नाम है वह देवगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण लगभग 375 ईस्वी में माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी युवावस्था से ही वीर था, साहसी था और यही कारण है कि उसने शकों का विनाश किया और उन्हें गुप्त राज्य से बाहर खदेड़ दिया था। और इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी शौर्य और प्रतिभा का जो परिचय है शक विजय के दौरान दिया था। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा था। विशाख दत्त इन्होंने की देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा था। ये एक संस्कृत नाटक है। इसमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही इसे नियुक्ति प्रदान कर दी थी चंद्रगुप्त को। तो इस नाटक से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त सिंहासन पर बैठ गया था, किंतु उसने कुछ ही महीनों तक शासन किया था।
इसके उपरांत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई अर्थात कायर भाई की हत्या देश हित में कर दी थी, क्योंकि रामगुप्त देश की शत्रुओं से रक्षा करने में असमर्थ रहा था। अतः देश हित में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था तथा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विवाह भी कर लिया था। इसके अलावा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग वंश और वाकाटक वंश से विवाह संबंध कायम किए थे और इनकी मित्रता प्राप्त कर ली थी। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विवाह किया था। इसके अलावा अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। तो इन वैवाहिक संबंधों से चंद्रगुप्त द्वितीय की स्थिति काफी मजबूत हुई और वह शकों के विरुद्ध सफलतापूर्वक मुकाबला कर पाया था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागवंश और वाकाटक वंश से विवाह संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया, जिनसे प्रभावती नामक कन्या उत्पन्न हुई थी और इस प्रभावती का जो विवाह है वह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवा दिया था। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्थिति काफी मजबूत हुई और इसी के बल पर वह शकों का मुकाबला कर पाया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और उसने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक दशा के बारे में जानकारी प्रदान की थी। उसने अपने इस यात्रा विवरण के जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत उसने कहीं पर भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान जो कि चीनी यात्री था भारत आए थे और उन्होंने अपने यात्रा विवरण में गुप्तकालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की थी। आइए हम देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, अर्थात उन्होंने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की थी। सर्वप्रथम उन्होंने गणराज्यों पर विजय प्राप्त की, इसके बाद शकों पर विजय प्राप्त की, फिर पूर्वी बंगाल पर विजय प्राप्त की, पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विजय प्राप्त की और इसके पश्चात दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। सर्वप्रथम है गणराज्यों पर विजय। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मगध के राज्य और सीमांत विदेशी राज्यों के बीच कुछ गणराज्य स्थित थे जो कि सैनिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर थे और विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने में ये असमर्थ थे। अतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन गणराज्यों पर आक्रमण कर इन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। गणराज्यों का विनाश करने के कारण ही चंद्रगुप्त ने गणारी की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार गणराज्य जो कि सैनिक दृष्टि से कमज़ोर थे, इसका फायदा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उठाया। ये गणराज्य मगध के राज्य और सीमांत विदेशी राज्यों के बीच पड़ते थे। अतः चंद्रगुप्त ने गणराज्यों का विनाश कर गणारी की उपाधि धारण की थी।
इसके पश्चात है शकों पर विजय, जो कि इसकी प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना शकों पर विजय रही है। उस समय मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि राज्यों पर शकों का अधिकार रहा था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक विशाल सेना लेकर शकों पर आक्रमण कर दिया और शक क्षत्रप रुद्रसेन तृतीय को युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया और उसके बाद गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र आदि क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकार स्थापित हो गया था। तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक महान उपलब्धि रही थी। इस विजय के उपरांत व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी। शकों के शासन का भारत से अंत हो गया और शकों पर विजय प्राप्त कर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकारी की उपाधि धारण की थी। शकारी की उपाधि धारण की थी। शकारी की उपाधि धारण की थी। अगर राज्यों पर विजय प्राप्त करके इन्होंने गनारी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है पूर्वी बंगाल पर विजय अभियान। तो चंद्रगुप्त की विजयों का जो वर्णन है मेहरौली स्तंभ लेख से मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजयों का वर्णन मेहरौली स्तंभ लेख से मिलता है। तो मेहरौली स्तंभ लेख से पता चलता है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का विनाश करने में व्यस्त था, तभी समतट, दवाग, कामरूप आदि राजाओं ने बंगाल में गुप्त साम्राज्य का अंत करने के लिए एक संघ का निर्माण किया था। परंतु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक विशाल सेना लेकर उन्हें इस संघ को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप गुप्त वंश की जो सीमाएं थी असम तक फैल गई और बंगाल पर भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकार स्थापित हो गया था। बंगाल पर भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकार स्थापित हो गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है पश्चिम भारत का विजय अभियान। तो मेहरौली स्तंभ लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 7 नदी के मुहानों को पार कर बाहिलिक लोगों को पराजित किया था। 7 नदी के मुहानों को पार कर बाहिलिक लोगों को पराजित किया था और उन्हें काबुल के उस पार भगा दिया था। बाहिलिक लोग जो थे, विद्वानों के अनुसार जो कुषाण लोग थे वो ही बाहिलिक लोग थे और इस प्रकार पश्चिम भारत की सीमाओं पर से कुषाण शासन का अंत हो गया था। शकों, कुषाणों और गणराज्यों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों, गणराज्यों और कुषाणों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का विजय अभियान। तो रामगुप्त के दुर्बल शासनकाल में दक्षिण भारत के राजाओं ने गुप्त शासकों को वार्षिक कर चुकाना बंद कर दिया था। तो मेहरौली स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण भारत के राजाओं पर पुनः अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गणराज्यों पर विजय प्राप्त की, शकों पर विजय प्राप्त की, पूर्वी बंगाल पर इन्होंने विजय प्राप्त की, पश्चिम भारत का विजय अभियान किया इन्होंने। इसके अलावा दक्षिण भारत पर इन्होंने
अपना एकाधिकार स्थापित किया। साम्राज्य विस्तार। तो चंद्र विक्रमादित्य का जो साम्राज्य विस्तार था वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ तक का सारा प्रदेश चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्र विक्रमादित्य का साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ तक का सारा जो प्रदेश था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अधिकार में था। इस प्रकार आइए अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन प्रबंध। शासन प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम देखते हैं सम्राट तथा उसके सचिव। सम्राट तथा उसके सचिव। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक उदार शासक था। यद्यपि सम्राट निरंकुश थे परंतु वह स्वेच्छाचारी नहीं था। चंद्रगुप्त अपने प्रजा के सामान्य जनजीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। सम्राट स्वयं राज्य का प्रधान था और उसकी सहायता के लिए अनेक सचिव होते थे। सम्राट का सबसे बड़ा परामर्शदाता मंत्री कहलाता था और जो कि मंत्री कहलाता था। एक मंत्री शांति तथा दूसरा युद्ध के लिए होता था जो कि संधि विग्रह के नाम से जाना जाता था। यह सम्राट के साथ युद्धों में सदैव ही उपस्थित रहता था। फिर शासन की विभिन्न इकाइयाँ। सम्राट तथा उसके सचिव के बाद है शासन की विभिन्न इकाइयाँ। तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत या देश भुक्ति कहलाता था। प्रत्येक प्रांत या देश भुक्ति कहलाता था। प्रत्येक प्रांत का एक प्रांतपति होता था जो कि वहाँ की व्यवस्था संभालता था। प्रांत सरकारों में अर्थात जिलों में बंटे हुए थे। किसानों से उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में उस समय लिया जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में प्रजा स्वतंत्र थी। निडर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती थी। फिर है दंड विधान। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा कि एक दयालु शासक थे अतः उसका दंड विधान भी कठोर नहीं था बल्कि सरल था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आए थे जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन प्रबंध और उसकी विजयों के बारे में जानकारी प्रदान की तथा तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक दशा के बारे में उन्होंने जानकारी प्रदान की है। तो फाहियान को देखकर यह प्रसन्नता होती थी कि उस समय दंड विधान कठोर नहीं था, फिर भी राज्य में पूर्ण रूप से शांति कायम थी। अपराध कम होते थे। यात्रियों को उस समय चोरों डाकुओं का भय नहीं था। अपराधियों को अपराध के अनुसार ही दंड मिलता था। अंग भंग का दंड उस समय नहीं दिया जाता था। केवल देशद्रोहियों का दाहिना हाथ काट देते थे। मृत्युदंड की प्रथा उस समय प्रचलन में नहीं थी। इस प्रकार गुप्तों का दंड विधान सरल था, फिर भी साम्राज्य में शांति थी। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता। तो चंद्रगुप्त स्वयं वैष्णवी था। चंद्रगुप्त स्वयं वैष्णवी था, फिर भी वह अन्य सभी धर्मों का आदर करता था। सरकारी नौकरियां सभी संप्रदायों
और सभी श्रेणी के लोगों के लिए खुली हुई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति स्वयं बौद्ध था। उसका मंत्री जो था शैव धर्म को मानने वाला था। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक धर्म सहिष्णु सम्राट रहे थे। दान व्यवस्था। इस प्रकार सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय धर्म सहिष्णु होने के साथ साथ दानी भी था। वह गरीबों अनाथों को खूब दान देता था और राज्य में दान देने के लिए एक अलग विभाग स्थापित था जो कि एक पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता था। आइए हम देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे। कालिदास चंद के दरबार के विद्वानों में तथा नवरत्नों में से एक था। कालिदास। 2 नंबर पे है धनवंतरी। नेक्स्ट है शनपाक, अमर सिंह, शक्कू, बेताल, भट्ट, घटकपर और वराहमिहिर। कालिदास, धनवंतरी, शनपक, अमर सिंह, शक्कू, बेताल, भट्ट, घटकपर और वराहमिहिर ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न रहे थे जो कि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इस प्रकार मूल्यांकन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान विजेता था जिसने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने गणराज्यों पर विजय प्राप्त की, शकों पर विजय प्राप्त की, पूर्वी बंगाल, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत का विजय अभियान किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को काफी आगे बढ़ाया। उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ है। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और उस समय शक्तिशाली राज्य नागवंश और वाकाटक वंश के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विवाह संबंध कायम कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। विद्वानों का आश्रयदाता। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसके दरबार में अनेक विद्वान साहित्य की रचना करते थे और इसके दरबार में नवरत्न जिनके नाम आपको बता दिए गए हैं रहते थे। तो इस प्रकार इसका दरबार विद्वानों से सुशोभित रहता था। फिर उदार है धर्म सहिष्णु। चंद्रगुप्त एक उदार और दयालु शासक थे और हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन अन्य सभी धर्मों का भी समान रूप से आदर करते थे। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसकी उपलब्धियां, मूल्यांकन और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न जिसकी जानकारी आपको प्रदान की गई है। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।